नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पुनर्परीक्षा होने वाली थी उसका डेट निर्धारित हो चुका है। 23 अगस्त से ये परीक्षा प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक जाएगी और आप कमर कस लीजिए कि वर्दी अब नहीं है दूर। अगर जज्बा होगा वर्दी पहनने का तो उस वर्दी पहनने के जज्बा को हम पूरा कर दिखाएंगे आपके लिए। बस आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी का क्लास लेकर आए हैं और आपको मालूम है कि पुलिस की परीक्षा में या उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा में हिंदी एक ऐसा विषय है जिसका महत्व इतना ज़्यादा है कि वह आपकी मेरिट को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी सिद्ध होती है। प्यारे दोस्तों, आज इस हिंदी के क्लास में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ऐसा चैप्टर जो मैं प्रारंभ करने आज जा रहा हूं जिसका नाम है वर्णमाला। ये एक ऐसा चैप्टर है प्यारे दोस्तों जिससे कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न निश्चित तौर पर हर एक परीक्षा में आपके लिए आते हैं। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से तैयार है तो 5 से 6 प्रश्न आपके कहीं से भी नहीं रुकने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको इसकी विविधता समझ में आए या ना आए, लेकिन प्यारे दोस्तों आज उन्हीं विविधताओं को दूर करने के लिए हम ये चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। वर्णमाला के सारे कॉन्सेप्ट को आज एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बस ये जज्बा बरकरार रखिएगा कि वर्दी हमें पहननी है। अगर ये वर्दी पहनने का जज्बा होगा तो आप निश्चित तौर पर अपनी वर्दी पहन लेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है वर्णमाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वर्णमाला में वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्णों को कई तरीके से जो बांटा गया है उनसे तमाम तरीके का प्रश्न हमारे सामने आता है। थोड़ा सा इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दें कि वर्णमाला जो कि वर्णों से बना है, तो ये वर्ण हिंदी में होते क्या है इसके बारे में समझ जाइएगा। वर्ण एक ध्वनि होता है जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसको कहते हैं हम क्या? वर्ण। इस बात को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि वर्ण कहते किसे हैं भाई? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी हम उसे एक शब्द में ध्वनि कह सकते हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? वर्ण। अब इन्हीं वर्णों को मिलाकर बनता है हमारा क्या? वर्णमाला। ठीक, तो अब ये वर्णमाला जो चैप्टर है हमारे सामने, इस वर्णमाला से जो प्रश्न हमारे पेपर में पूछते हैं वो क्या क्या पूछते हैं, कैसे आता है प्रश्न हमारा। तो वर्णों की बात अगर हिंदी में करूं, यानी ध्वनियों की अगर बात करूं हिंदी में, तो ध्वनियां हमारी 2 होती हैं, यानी वर्ण के 2 भेद होते हैं हमारे पास। एक होता है स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। स्वर ऐसे वर्णों को कहा जाता है जो स्वतंत्र प्रयोग होते हैं हमारे हिंदी भाषा में, और व्यंजन उसे कहा जाता है जो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। इस बात को याद रखना, स्वर की सहायता से लिखे जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। और जिन ध्वनियों को, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं? हम उन्हें नाम देते हैं स्वर। तो इन्हीं स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण से प्रश्न आता है हमारे पेपर में। कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से मैं ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा जो कभी आपने किसी भी चैनल पर, किसी भी जगह पर पढ़ा नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वह समा क्या जिसकी ज़रूरत अंजुमन को ना हो, और वह जज्बा ही क्या जिसकी ज़रूरत वतन को ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसके पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझा देने वाला हूं। कभी भी कहीं भी इस चीज़ को आज आप पाए नहीं होंगे कि वर्णमाला को पूरा ग्राफिकल वे में आपको समझाया जा रहा है। चलिए, तो इसकी बात करने चल रहा हूं
सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है कि एक प्रश्न आता है हमारा कि हमारे पेपर में वर्णों के नाम और उनकी संख्याएं पूछी जाती हैं। हमसे पूछता है कि भाई ये वर्ण किस प्रकार के वर्ण होते हैं, ये कौन से वर्ण हैं, इन वर्णों की संख्याएं कितनी होती है। तो उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि वर्णों के नाम और उनकी संख्याओं से जो भी प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपके सामने स्वर वर्णों को लिखा हुआ है। जरा इसको समझिएगा कि ये जो स्वर वर्णों को मैंने लिखा है, इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, इनके जो नाम पूछते हैं हमसे, इनके जो संख्याएं पूछती है वो क्या पूछती हैं, इन चीज़ को हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदी भाषा में अगर हम वर्णों की बात करें तो स्वर वर्णों की, तो वो हमारे 3 तरीके के स्वर वर्ण होते हैं। एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है हमारा प्लूत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो जरा इन तीनों प्रकार के स्वरों के बारे में समझ लेते हैं कि ये तीनों प्रकार के स्वर होते क्या हैं। इनसे भी प्रश्न पूछता है, कभी कभी प्रश्न पूछा है कि ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, उन्हें क्या नाम दिया गया, उन्हें बोल दिया गया ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगा, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या नाम दिया गया, उन्हें दिया गया दीर्घ स्वर। ठीक, अब जरा एक चीज याद रखना, यह भी प्रश्न पूछा है कि वह कौन सा स्वर है जिसे बोलने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है। तो आपको उस प्रश्न के आंसर में लगाना है प्लूत स्वर, जिसे बोलने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है। ये बात क्लियर हो गई कि ये जो 3 प्रकार के स्वर हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, इन स्वरों को क्यों नाम ऐसा दिया गया और इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सबसे कम समय में बोले जाने वाला स्वर है ह्रस्व स्वर, उसके बाद उससे 2 गुना समय लेता है बोलने में हमारा दीर्घ स्वर, और सबसे ज्यादा समय लेता है प्लूत स्वर। तो ये तीनों प्रकार के स्वर क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने स्वर की श्रेणी में आने वाले सभी वर्णों को लिखा है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हमारे मिस्टेक कर जाते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट जब नहीं क्लियर होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार चीजें हैं क्या। यहां पर आपके सामने 11 वर्ण लिखे हुए हैं, 11 वर्ण लिखे हुए हैं यहां पर, और इन 11 वर्णों में हमें बात करनी है ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत की। अब इन वर्णों में आप इस लास्ट के 2 वर्ण देखो, ये अंग और अह जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो 2 वर्ण हैं ये स्वर की श्रेणी में लिखे जरूर गए हैं, लेकिन ये मूलतः स्वर नहीं होते। इस बात को विशेष याद रखिएगा। इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। क्या बोलते हैं इसको? अयोगवाह। अयोग, क्या नाम दिया गया इनको? अयोग, यानी जिसका योग स्वर की श्रेणी में नहीं होता है। ये जो है सिर्फ स्वर की श्रेणी में लिखे जरूर गए हैं, इनकी गणना स्वरों की गणना में नहीं होती, इसलिए इनका नाम है अयोगवाह। अयोग, जिसका योग नहीं होता। अब ये अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, कभी कभी पूछा हुआ है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2। ठीक है, और ये जो 2 होते हैं, इसमें इस अंग को अनुस्वार नाम दिया जाता है, और ये जो अह है इसको जो है विसर्ग नाम दिया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि अनुस्वार और विसर्ग के योग से क्या बनता है। तो अनुस्वार और विसर्ग के योग से बनता है क्या? हमारा अयोगवाह। ठीक, अब इसकी कंडीशन देखिएगा
कि अब यहां से लेकर यहां तक जो वर्ण बचे हैं यही हमारे हिंदी वर्णमाला के मूलतः स्वर हैं। ठीक, ये दोनों वर्ण हमारे अयोगवाह होते हैं, इनको स्वरों की श्रेणी में हम नहीं रखते हैं। ठीक है ना। अब इन सारे स्वरों में ये जो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये री, ये जो चार हमारे सामने स्वर दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से हमने बताया? हमने बताया अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चार ऐसे हमारे स्वर हैं जिन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। ठीक, उसके बाद ये जो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ये औ है, इनको नाम दिया गया दीर्घ स्वर, क्योंकि इन्हें बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। और ये जो दीर्घ हैं ये कौन कौन से हमने आपको बताया? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये इनकी संख्या जो आपको दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही 7। यानी कि ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो वो बताना होगा आपको कितना? 7। ये 7 और 4 मिलाकर अगर हमसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताओ, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है कई पुस्तकों में कई तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको आयोग का डेटा दे रहा हूं कि अगर स्वरों की संख्या पूछेगा हिंदी वर्णमाला के अनुसार तो स्वरों की संख्या आपको बतानी होगी कितनी? 11। यानी कि 4 हमारे ह्रस्व स्वर और 7 हमारे दीर्घ स्वर, इन्हें मिलाकर बनता है हमारा क्या? स्वरों की पूर्ण संख्या हमारे जो है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताया अभी प्रारंभ में कि हिंदी भाषा में स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ये 3 भेद आपके सामने जो मैंने रखा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लूत स्वर क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप जरा यहां देखो, इसमें से कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसका नामकरण हमने नहीं किया है। 4 हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, 7 हमारे दीर्घ स्वर हो गए, ये अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारा हो गया अयोगवाह। तो जितने भी वर्ण यहां पर हमने लिखा था उन सभी वर्णों का नामकरण तो हमने यहां कर लिया, लेकिन अभी भी हमारे सामने एक जो है एक स्वर बचा हुआ है, प्लूत स्वर। अब ये जो स्वर है जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रश्न आता है कि किस स्वर को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है तो वो होगा हमारा प्लूत स्वर। आखिरकार ये जो प्लूत स्वर है जिसे बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है, उसका जिक्र तो हिंदी वर्णमाला में दिख नहीं रहा है। आखिरकार ये प्लूत स्वर किस प्रकार का स्वर है जो हमारे हिंदी वर्णमाला में दिख नहीं रहा है कहीं नहीं। आप देखो ना, कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसका नाम हमने लिखा है प्लूत स्वर, कोई ऐसा वर्ण नहीं है। तो फिर ये प्लूत स्वर क्या है भाई? ये कौन सा वर्ण होता है, जरा मुझे बता दो। इस वर्ण के बारे में कभी सुना? अब जरा बता रहा हूं आपको कि ये प्लूत स्वर होता क्या है। सबसे पहले बता रहा हूं कि यह एक आगत स्वर है। आगत स्वर क्या होता है? आगत स्वर उन स्वर वर्णों को कहा जाता है जो किसी अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आए हों। तो ये प्लूत स्वर जो है वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ स्वर है, जिसे जो है जब हिंदी भाषा में हम दर्शाते हैं तो एक यस टाइप का सिंबल होता है जिसे हम कहते हैं वर्तुल प्रतीक। वर्तुल प्रतीक, इस प्रतीक से हम प्लूत स्वर को दर्शाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये प्लूत स्वर संस्कृत भाषा का स्वर है तो ये हिंदी भाषा में क्या कर रहा है?
क्या जरूरत थी इसको हिंदी भाषा में लाने की। तो अब आपको समझा रहा हूं कि प्लूत स्वर की जरूरत हमारे हिंदी भाषा में क्यों आई। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जो कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लेता है। लेकिन कभी कभी जब हम संवाद की दृष्टि से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जिनके वर्णों के बीच में उनकी ध्वनियों को हम इतनी लंबी दूरी तक खिंचाव करते हैं, जिस खिंचाव को, जिस ध्वनि को ना तो ह्रस्व स्वर संभाल पाता है और ना ही दीर्घ स्वर संभाल पाता है। संवाद की दृष्टि से बात कर रहा हूं। जैसे मान लो कि हम योग की दृष्टि से अगर ओम का उच्चारण करें, ऐसे तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं कि ओम, कोई खिंचाव नहीं आया, कोई ध्वनियों का जो है बढ़ोतरी क्रम नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर हम जो है योग की दृष्टि से जब ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, अब ओ और म के बीच में इतनी लंबी ध्वनि का खिंचाव हुआ, जिस खिंचाव को ना तो ह्रस्व स्वर संभाल पाएगा और ना ही दीर्घ स्वर संभाल पाएगा। तो इसलिए हमारे भाषाविद को यह जरूरत पड़ गई कि आखिरकार कौन सी ऐसा स्वर लाएं जो कि इतनी लंबी ध्वनि को संभाल पाए। तो संस्कृत भाषा में हमें मिला प्लूत स्वर, जिसको कि हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया हिंदी भाषा में ऐसे ध्वनियों को दर्शाने के लिए, ऐसे ध्वनियों को बताने के लिए। तो जब जैसे हमें अगर ओम लिखना है तो हमने जो है इस तरीके से लिख दिया इसको। हमको जैसे राम लिखना है तो हमने खिंचाव में इस तरीके से लिख दिया। यही वो प्लूत स्वर का प्रतीक है जिसे दर्शाया जाता है किससे? वर्तुल प्रतीक से। इस बात को समझ में आया कि जो प्लूत स्वर होता है वो हिंदी भाषा का स्वर नहीं होता, संस्कृत भाषा का स्वर होता है, और उसे वर्तुल प्रतीक से दर्शाने के लिए हिंदी वर्णमाला में प्रयोग किया, हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उसको, जब हम किसी शब्द को लंबा खिंचाव करके उसका उच्चारण करते हैं। संवाद की दृष्टि से नाटक में इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है, तो हम प्लूत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, इन तीनों स्वर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। आगे एक चीज आपको बता रहा हूं, कई बार प्रश्न में आया हुआ है कि एक स्वर पूछा हुआ है कई बार कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला अर्धचंद्र का ये अ स्वर किस भाषा का स्वर है? कई बार पूछा हुआ है, कहीं हिंदी वर्णमाला में नहीं दिख रहा है। ये पूछा हुआ है कि हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला अर्धचंद्र, बिंदु नहीं होता इसमें, बस चंद्रमा बना होता है आधा, और अर्धचंद्र का ये अ स्वर किस भाषा का स्वर है? तो ये भी बता दूं आपको कि ये भी हमारे हिंदी भाषा का स्वर, हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है। ये भी एक आगत स्वर है जो कि अंग्रेजी भाषा से, यानी इंग्लिश से, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ है। हिंदी भाषा में जब अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां अ स्वर होता है, जब उसको हम हिंदी में लिखते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे हमें लिखना होता है मॉम, हमें लिखना होता है कॉम, हिंदी में अगर लिखना होता है तो हमें लिखना होता है डॉट, हमें लिखना होता है डॉक्टर। तो आपने देखा होगा कि इन सभी शब्दों में यही अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र का जो है स्वर प्रयोग होता है, देखा होगा आपने, है ना। तो आखिरकार अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में आकर प्रयोग होंगे वह अपने अगर व्यंजन वर्णों को लेकर हमारे हिंदी भाषा में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्वर वर्ण को भी लेकर आएंगे। तो इसीलिए अंग्रेजी के ये शब्द जब हिंदी में लिखे जाने लगे तो ये अ स्वर, जो अर्धचंद्र का अ स्वर है, ये भी हमारे हिंदी भाषा में आ गया। तो ये भी एक आगत स्वर है जो कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ है। कई पेपरों में, कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा हुआ है, याद रखिएगा। एक चीज आपको स्वरों की श्रेणी में और समझा देता हूं, इसको भी आप जान लो कि जो है
ये जो स्वर आपको मैंने यहां लिखा हुआ है, इन स्वरों को देख लीजिए, जो स्वर हमने लिखा हुआ है, इसमें एक प्रश्न और पूछता है, संयुक्त स्वर। याद रखिएगा इस बात को, संयुक्त स्वर कई बार पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में संयुक्त स्वर कौन सा है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से स्वर संयुक्त स्वर हैं, इस बारे में जानिएगा। ये जो ए ऐ ओ औ, ये 4 स्वर वर्ण दिख रहे हैं, ए ऐ ओ औ, इन 4 स्वर वर्णों को कहा जाता है क्या, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त क्यों कहा जाता है इन्हें? संयुक्त का मतलब ये होता है ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों की ध्वनियों को मिलाकर बनाए गए हों। और ये जो 4 हमारे पास स्वर वर्ण दिख रहे हैं, इनको 2 वर्णों की ध्वनियों को मिलाकर बनाया गया है। इनके उस योग को भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा है कि ए स्वर वर्ण को बनने में किन वर्ण ध्वनियों को प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो अ और छोटी ई को मिलाकर ए का निर्माण होता है, अ और ए को मिलाकर ऐ का निर्माण होता है, अ और छोटा उ इसको मिलाकर ओ का निर्माण होता है, और अ और ओ को मिलाकर औ का निर्माण होता है। ये योग याद रखिएगा आप, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है ये जो है योग, कि किस किस स्वर वर्णों को संयुक्त स्वरों में किसको बनने में कौन से स्वर वर्णों के युग्म का ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ए को बनने में अ और छोटी ई, ऐ को बनने में अ और ए, ओ को बनने में अ और छोटा उ, और औ को बनने में अ और उ। तो आशा करता हूं कि आपको यहां पर जो मैंने स्वर वर्णों के सारे कॉन्सेप्ट को समझाया, अगर यहां से प्रश्न पूछता है पेपर में तो आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। एक बार रिवीजन दे देता हूं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, 7 और 4 मिलाकर 11 हो गए। उसके बाद प्लूत स्वर हमारा जो होता है, यह संस्कृत भाषा का स्वर होता है, जिसको हमने आपको समझाया अभी, जिसे वर्तुल प्रतीक एस टाइप के सिंबल से दर्शाया जाता है। उसके बाद अर्धचंद्र का अ स्वर, यह भी आगत स्वर है जो कि अंग्रेजी भाषा से आया है। इन शब्दों को जब हिंदी में लिखते हैं तो उस पे लगाया जाता है। उसके बाद आपको ये दोनों वर्ण हमने समझाया कि जिसका प्रयोग हिंदी स्वर वर्णमाला में किया तो जाता है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के स्वरों की श्रेणी में इसकी गणना नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2, जिसको मिलाकर बनाया जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। तो इससे भी प्रश्न पूछा है कि अनुस्वार और विसर्ग के योग से क्या बनता है, तो अयोगवाह बनता है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत कारगर साबित होगा आगामी आने वाले पुलिस की परीक्षा के लिए। इंडिविजुअल क्लासेस कि इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बने रहिए आप। मैं आपका दोस्त अवधेश मिश्रा बराबर आपके लिए उत्तर प्रदेश की परीक्षा तक सारे वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, जिससे कि आपके हिंदी भाषा में किसी भी प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए बने रहेंगे उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार।